हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे वैल्प्रोइक एसिड के बारे में और ये फोर्थ पार्ट है एंटी एपिलेप्टिक सीरीज़ का। इससे पहले मैंने क्लासिफिकेशन में, जिसमें मैंने सीजर्स के बारे में थोड़ा सा जनरल आइडिया दिया था, फिनाइटॉइन के बारे में और कार्बामेज़ेपिन पे वीडियो डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार उनको देख लेना फॉर ईजी अंडरस्टैंडिंग। अब आते हैं वैल्प्रोइक एसिड में। इसको सोडियम वैल्प्रोइड भी कहते हैं। चलो, तो इसके भी, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है क्योंकि इसके कई सारे मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन हैं और ये भी शॉर्ट नोट वगैरह में आ सकते हैं। तो अगर आता है तो हम वही सेम सीक्वेंस फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि ये है क्या। वैल्प्रोइक एसिड, अगर आपको याद होगा, मैंने क्लासिफिकेशन में बताया था कि एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है ना, उसके अंडर आता है। ठीक है, तो वो वाला पॉइंट आपको पहले लिखना है कि ये ब्रांच्ड चेन एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसका एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी कॉन्वल्सेंट एक्शन है। जैसे जैसे एंटी एपिलेप्टिक्स का वीडियोस में कवर करूँगी, मैं आपको बताती जाऊँगी कि 3 ड्रग्स हैं जिनका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी कन्वल्सेंट एक्शन है। वो वाइवा में भी पूछ सकते हैं और वो इम्पॉर्टेंट है जानना। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब कि उनके कई सारे मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन है, वो कोई पर्टिकुलर एक मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करता है। तो इसीलिए वो बहुत ही अच्छे होते हैं एंटी कन्वल्सेंट्स में, क्योंकि वो बहुत तरीके से काम करते हैं। तो चलिए पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका देख लेते हैं। मैंने आपको क्लासिफिकेशन वाले में बताया था कि ये एक सोडियम चैनल ब्लॉकर भी है, साथ ही एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी है। तो पहले हम वो 2 पॉइंट्स लिख देते हैं। सोडियम चैनल ब्लॉकर है मतलब अगेन वही सेम चीज़ कि जो सोडियम चैनल का इनएक्टिवेटेड स्टेट होता है उसको प्रोलॉन्ग करेगा। फर्स्ट पॉइंट में आपको वो लिखना है। सेकेंड पॉइंट में है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉक करता है। कौन सा? जो कैल्शियम मीडिएटेड टी करेंट्स होते हैं ना, उनको ये वीक कर देगा। वीक एटेन्यूएशन मतलब इन शॉर्ट सिंपल भाषा में वो कैल्शियम मीडिएटेड जो टी करंट्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देगा, उनका पावर को वो डिक्रीज़ कर देगा। थर्ड में क्या करेगा? गाबा को इंक्रीज़ करेगा। गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो इसको इंक्रीज़ करेगा मतलब कन्वल्सेंस डिक्रीज़ होंगे। तो ये गाबा को कैसे इंक्रीज़ करता है? पहली बात, वो गाबा ट्रांसअमीनेज को इनहिबिट करेगा। गाबा ट्रांसअमीनेज गाबा का मेटाबॉलिज्म करा देता है। ठीक है, अगर एक ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो जा रहा है तो वो जल्दी जल्दी चला जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा, बॉडी में कम रहेगा। ठीक उसी तरह गाबा जो न्यूरोट्रांसमीटर है, इसका मेटाबॉलिज्म गाबा ट्रांसअमीनेज कराता है। तो वैल्प्रोइक एसिड गाबा ट्रांसअमीनेज को इनहिबिट करता है। तो क्या गाबा का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा? वो ज़्यादा देर तक रहेगा सिनेप्टिक लेफ्ट में। दूसरा चीज़ क्या करेगा? उसका सिंथेसिस को इंक्रीज़ कराएगा। प्री सिनेप्टिकली गाबा का सिंथेसिस को इंक्रीज़ कराएगा। ये 2 चीज़ें जो कि आपको गाबा से रिलेटेड याद करना है। फोर्थ मैकेनिज्म इसका ये है कि जो एक्साइटेटरी ग्लूटामेट रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक करेगा। ऑब्वियसली इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर को इंक्रीज़ करेगा और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को डिक्रीज़ करेगा। फिफ्थ है, वो है ब्लॉक्स हिस्टोन डीएसिटाइलेज। अब ये जो है ये रिसेंटली आया है, ये नया मैकेनिज्म है, पर फिर भी आप याद कर लो, एमसीक्यूज़ वगैरह में पूछ सकते हैं। जो हिस्टोन डीएसिटाइलेज है उसको भी ब्लॉक करता है। अब इसका प्रॉपर मैकेनिज्म अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि कैसे हिस्टोन डीएसिटाइलेज को ब्लॉक करता है, तो ये एंटी कन्वल्सन के जैसे यूज़ होता है, बट अभी के लिए आप इतना मान लो। तो पहले आपको जो पॉइंट जानना है वो फार्माकोकाइनेटिक्स में ये है कि इसका ओरल एब्जॉर्प्शन गुड होता है, ओरली ठीक ठाक एब्जॉर्ब हो जाता है। ये भी 90% बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन से, जस्ट लाइक फिनाइटॉइन। और ये लीवर में मेटाबोलाइज हो जाता है ऑक्सीडेशन कंजुगेशन से, यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। T½ याद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो चलेगा। उसके बाद आएंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स में। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले इसके जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो है एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन, ये सब। तो ये सब कोई बड़े बहुत ही मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, पर ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है, तो इसलिए वैल्प्रोइक एसिड को यूज़ करते हैं, पर इसको यूज़ ना करने के भी कई सारे रीजंस हैं। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि ये एलोपेशिया कराता है, हेयर कर्लिंग, वेट गेन कराता है। इसीलिए पेशेंट्स कंप्लायंस इसके लिए कम है, क्योंकि एलोपेशिया कराएगा, वेट गेन कराएगा, तो वो कॉस्मेटिक को अफेक्ट करेगा, इसलिए ये कम यूज़ होता है। और कार्बामेज़ेपिन वाइडली यूज्ड होता है। दूसरा चीज़ है कि अगर हाई डोजेस में देंगे तो ये ड्राउजीनेस, अटैक्सिया, ट्रेमर ये सब करा सकता है, मतलब CNS वाले। और क्या है इसमें? वही रैश, एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये सब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से ही आप याद कर सकते हो।
तीनों में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं, फिनाइटोन में भी, कार्बामेज़ेपिन पे भी, वैल्प्रोइड में भी, ठीक है। फिर देखो इसमें भी एनीमिया है, इसमें भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। मैंने इससे पहले बताया था फिनाइटोन में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है और कार्बामेज़ेपिन में एप्लास्टिक एनीमिया होता है। अब जो इसमें एक दूसरा इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है वो है लीवर टॉक्सिसिटी, इसलिए ये हम चिल्ड्रंस लेस दैन 3 ईयर्स को नहीं देते, बिल्कुल ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। फिर पैंक्रियाटाइटिस भी कर सकता है और साथ ही इसका टेराटोजेनिक पोटेंशियल भी है। कार्बामेज़ेपिन वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कार्बामेज़ेपिन और वैल्प्रोइक एसिड को अगर हम मिला के देते हैं तो वो टेराटोजेनिक इफेक्ट को 2 गुना बढ़ा कर देते हैं, इसलिए इनका टेराटोजेनिक पोटेंशियल बहुत है। पर आपको ये याद रखना है कि टेराटोजेनिक में भी ये करते क्या है, एक तो वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कर सकते हैं जिसी से ही आप स्पाइना बिफिडा याद कर सकते हो, दूसरा है कि कार्डियोवैस्कुलर डिफेक्ट्स भी करते हैं। पहला है न्यूरल ट्यूब, दूसरा है कार्डियोवैस्कुलर डिफेक्ट्स। अब आएंगे इसके यूजेस पे। अच्छा, क्योंकि इसके बहुत सारे मैकेनिज़म्स हैं, ये कैल्शियम को भी ब्लॉक करता है, सोडियम को भी ब्लॉक करता है, इसलिए इसके यूजेस भी वास्ट हैं। और आप देख सकते हो ये ड्रग ऑफ चॉइस, कितने सारे में ड्रग ऑफ चॉइस वैल्प्रोइड ही है। तो सबसे पहला जो इसका ड्रग ऑफ चॉइस है वो है जनरलाइज्ड टोनिक-क्लोनिक सीजर्स, क्योंकि उसमें सोडियम कैल्शियम दोनों चैनल्स इन्वॉल्व होता है। दूसरा है मायोक्लोनिक सीजर्स, स्पेशली जो जुवेनाइल वाला मायोक्लोनिक सीजर है वो। मायोक्लोनिक सीजर में यही है ड्रग ऑफ चॉइस वैल्प्रोइक एसिड, क्योंकि फिनाइटोन और कार्बामेज़ेपिन तो हम दे नहीं सकते। तीसरे में है कि एटिपिकल एब्सेंट सीजर। मैंने आपको बताया था एब्सेंट सीजर्स में जनरली कैल्शियम इन्वॉल्व होता है, सिर्फ कैल्शियम, और उसके भी एक टिपिकल वाला है और एक एटिपिकल वाला है। टिपिकल वाले में सिर्फ टी टाइप जो कैल्शियम करंट्स है वो इन्वॉल्व होते हैं, और उसके लिए एक अलग ड्रग है जो कि है इथोसुक्सिमाइड। मैंने आपको क्लासिफिकेशन वाले वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार उसको चेक कर लेना। तो इथोसुक्सिमाइड को हम टिपिकल एब्सेंट सीजर में यूज़ करते हैं और एटिपिकल में हम वैल्प्रोइक एसिड यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि टिपिकल को हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, पर वो ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। फोर्थ में है कि मिक्स्ड सीजर सिंड्रोम, जैसे लिनॉक्स-जेस्टॉर्ट सिंड्रोम हो गया या फिर ड्राइवेट सिंड्रोम हो गया। फिफ्थ में है कि रैपिड साइक्लिंग बाइपोलर डिसऑर्डर्स में, और लास्ट में रूमेटिक कोरिया में भी हम इसको देते हैं, ये ड्रग ऑफ चॉइस है। ये तो हो गया ड्रग ऑफ चॉइस। अब दूसरे इनके यूजेस क्या है, कुछ सेकेंडरी यूजेस। यहाँ पे मैंने बाइपोलर डिसऑर्डर्स के बारे में बताया था, तो ऑल्सो ये एक्यूट मैनिया में भी यूज़ हो सकता है, और साथ ही माइग्रेन के प्रोफाइलैक्सिस में भी हम वैल्प्रोइड को देते हैं। ये हो गए उसके यूजेस। अब बात करेंगे उसके इंटरेक्शंस के बारे में। अभी तक हमने जो 2 ड्रग पढ़े हैं, फिनाइटोन हो, कार्बामेज़ेपिन हो, हमने ये देखा कि वो एंजाइम इंड्यूसर्स हैं। वैल्प्रोइक एसिड एक एंजाइम इनहिबिटर है। ये इनहिबिटर है तो ये इसके साथ अगर कोई दूसरा ड्रग देंगे तो वो उसका मेटाबॉलिज्म इनहिबिट करेगा और उसको टॉक्सिसिटी करा देगा। तो उसके लिए हमको या तो वो ड्रग को नहीं देंगे इसके साथ, या फिर दूसरे ड्रग का जो डोज है उसको कम करके देंगे। सबसे पहला इसमें क्या है, ये इंक्रीज़ करेगा प्लाज्मा लेवल्स ऑफ फिनोबार्बिटॉन और लैमोट्रिगिन। फिनोबार्बिटॉन एक बार्बिचुरेट है और लैमोट्रिगिन को हम यही एंटी एपिलेप्टिक्स में ही पढ़ते हैं। तो ये दोनों का मेटाबॉलिज्म इनहिबिट करेगा, इसीलिए ऑब्वियसली उनका प्लाज्मा लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा है कि डिस्प्लेसेस द फिनाइटोन फ्रॉम इट्स प्रोटीन बाइंडिंग साइट। मतलब क्या, ये फिनाइटोन को भी डिस्प्लेस करेगा, मतलब इन शॉर्ट ये इसका भी एंजाइम जो मेटाबॉलिज्म है उसको इनहिबिट करेगा और टॉक्सिसिटी कराएगा। थर्ड में है कि इट इनहिबिट्स द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ कार्बामेज़ेपिन। एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ कार्बामेज़ेपिन अगर आपको याद होगा मैंने बताया था वो है 10-11 इपॉक्सी कार्बामेज़ेपिन, जो कि ऑक्सीडेशन के वजह से एक्टिव मेटाबोलाइट बनता है। तो ये उसका भी हाइड्रोलिसिस को इनहिबिट कराता है, मतलब उसका भी वो जो डोज है या तो उसका पोटेंसी कह सकते हैं हमारे बॉडी में, वो इंक्रीज़ हो जाता है, प्लाज्मा लेवल्स उनका इंक्रीज़ हो जाता है। लास्ट में है कि क्लोनाजिपाम और वैल्प्रोइड साथ में हम नहीं दे सकते, ये पूरा का पूरा कॉन्ट्राइंडिकेशन है। तो ये थे कुछ इंट्रैक्शंस, और भी बुक में और भी इंट्रैक्शंस आपको मिलेंगे, पर जो मेन इंपॉर्टेंट 3-4 है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो यही पूरा है वैल्प्रोइक एसिड के बारे में। और शॉर्ट नोट आया तो आपको इसी ऑर्डर में ही लिखना है, पहले तो कि वो कौन से ग्रुप में कौन से कैटेगरी में फॉल करता है, उसका मैकेनिज़म्स क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स, साइड इफ़ेक्ट्स, यूजेस और इंट्रैक्शंस, बस। तो यही था वैल्प्रोइक एसिड के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और नीचे में हमारा इंस्टाग्राम आईडी है जहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, फॉलो करना।
Thank you so much for watching. See you in the next one.